अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन अली और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीमोपीडिया विद हसनैन में। जैसे हमने एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ स्टार्ट किए डिफरेंट गेस्ट के साथ, तो आज का जो इंटरव्यू है या पॉडकास्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वेटनेरियंस के लिए है, क्योंकि आज हमारे पास एक सक्सेसफुल वेटनेरियन मौजूद हैं जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और बहुत अच्छा नाम बना है। जब भी मैं यूनिवर्सिटी में वेटनरी फील्ड में जब से मैं आया हूँ तो इनका नाम बहुत दफ़ा मैंने सुना है। तो आज जो हमारा इंटरव्यू है वो है डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ो के साथ, जो कि अभी डीजी हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ के। तो उनके साथ डिस्कशन करेंगे वेटनरी साइंसेज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बहुत ठीक हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने जो है वो आज इंटरव्यू के लिए स्पेशली एक स्टूडेंट को जो है वो टाइम दिया। सर जैसे मैं वेटनरी पढ़ रहा हूँ DVM फ्राम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम, आप भी वहीं से पढ़े हैं। तो माशाल्लाह हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ आपकी वहाँ पे सुनी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आखिरकार आपने जो अपना करियर है वो वेटनरी में ही क्यों मतलब परस्यू किया? क्या रीज़न से और क्या मोटिवेशन थी उस टाइम पे? दरअसल देखें, तारीफ़ तो अल्लाह की होती है, बाकी तो हम कोशिश करते हैं सिंसियरिटी के साथ अगर आप चलेंगे तो ज़ाहिर है रिज़ल्ट आएगा उसका, तो आपको दुनिया भी मानेगी। यस सर। और जो मोटिवेशन का सेंस है वो यही था कि जब मुझे ऑप्शन था MBBS जाने और वेटनरी में, तो मुझे लगा कि MBBS बहुत लिमिटेड और महदूद सब्जेक्ट है, क्योंकि सिर्फ एक ह्यूमन को जानने के लिए या डॉक्टर बन के इंजेक्शन लगाने के लिए। मैंने खुद अपने आप को फील किया कि मैं ज़्यादा नेचुरलिस्ट हूँ, नेचर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव एनालिसिस और फिर विजन नहीं मिल पा रहा MBBS के अंदर जितना हमें वेटनरी में मिलेगा। तो इस वजह से वेटनरी एक वसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर कुदरत के जो राज हैं, जो पर्दे हैं, वो सारे आप एक्सप्लोर करते जाते हैं वन बाय वन। क्योंकि व्हेन यू आर डीलिंग विद द स्मॉल इंसेक्ट से लेके एक बिक्ट्रा वायरस से लेके और हाथी और तक आप कैमल तक चले जाते हैं, एक तो यू डाइवर्सिटी वाइड रेंज टू प्ले विथ। तो इस वजह से उसमें सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो आप सेटिस्फाई होते हैं उस सेंस में कि जितने भी मामलात हैं उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस आपकी अच्छी हो जाती है और फिर आपका विजन क्लियर हो जाता है और फिर चीज़ें और कुदरत को परखने की आपकी ज़्यादा अप्रोच बेहतर होती है। अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जी क्योंकि बिल्कुल। आपके बैच फेलो भी हमारे बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं। जैसे सर मूलचंद माली हो गए, सर याम काशिफ हो गए, ये अभी बिल्कुल। मेरे टीचर हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो जब हम आपकी तारीफ़ सुनते हैं तो हमें ये इस टाइप की मोटिवेशन दी जाती है। और मेरे फादर ने भी बताया था मुझे कि आपका जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल पुअर फैमिली से जो है वो था, और उसके अलावा आपने इतनी मेहनत की और अभी आप डीजी हैं सिया के, और उससे पहले लाइव स्टॉक के डीजी थे। तो इस मंजिल तक कैसे पहुँचे और बैकग्राउंड पुअर होने की वजह से क्या क्या चैलेंजेस फेस किया एकेडमिक लाइफ में? मैं समझता हूँ बैकग्राउंड फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोअर मिडिल क्लास से जब होते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी वहाँ से पूरी हो जाती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी से आने से पहले ही मैंने मैट्रिक में ये तय कर लिया था कि मुझे घर से पैसे नहीं लेने। अच्छा। तो क्योंकि जब आपके वालिद के पैसे होते हैं ना, कि अब्बू के पैसे उड़ाना बहुत आसान होता है, तो आपको रियलाइजेशन नहीं होती। क्योंकि मैं ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा करीब से देखना चाह रहा था और दुनिया को एक्सप्लोर करना चाह रहा था, मेरा विजन क्लियर था। इस वजह से मैट्रिक के बाद मोरलेस मैंने कोशिश की कि मैं घर से पैसे ना लूँ। तो मैट्रिक के बाद मैं ट्यूशन्स पढ़ाता रहा, फिर ज़ाहिर है मेरी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप्स हुई इंटरमीडिएट में। फिर इंटरमीडिएट के बाद भी फिर जब यूनिवर्सिटी में आए तो फिर वहाँ पे स्कॉलरशिप मास्टर्स तक रही, PhD भी इवन मेरी स्कॉलरशिप के थ्रू थी। तो ये मैं समझता हूँ एक जो मुतवातर तबके से कोई बंदा आता है, या जो लोअर मिडिल क्लास से आता है या इवन लोअर क्लास से आता है, उसके लिए सिर्फ आगे बढ़ने की एक ही चांस है, एक ही मौका है। ना उसके पास सिफारिश होती है हमारे सिस्टम के मुताबिक, ना वो पॉलिटिकल सिस्टम है कि उसके पास एक पॉलिटिकल एक सपोर्ट हो, ना उसके पास पैसे देने के लिए कहीं पे होते हैं कि कहीं पे वो आगे चला जाए, न पैसे इतने होते हैं कि वो अपना बिजनेस खोल सकता है। तो एक इंसान के लिए एक ही राह है, वो ये है कि वो जो इल्म है उसमें कोताही न करे। और उसका जो बेसिक जो मैंने अपनी लाइफ में मैंने देखा है कि आप को जो टास्क दिया जाता है उसको सिंसियरिटी निभाएं। जब आप प्राइमरी में हैं तो प्राइमरी अच्छे तरीके से पढ़ें,
उस टाइम ये फिक्र न करें कि हमारा मिडिल और मैट्रिक कैसे गुजरेगी। जब आप वहाँ पे हैं तो वहाँ पे भी आप सिंसियरली उसको देखें, और उसके बाद जब कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में भी आप एक, आपको अगर रास्ते पे जाते हुए एक पत्ता भी मिल जाता है, एक फटा हुआ आपको एक पेपर मिल जाता है, उसको भी उठा के पढ़ लेंगे तो उसमें से भी काफ़ी ऐसी चीज़ें आप लर्न करें जो ज़िंदगी में किसी मोड़ पे आपको काम में आएंगी। बीइंग ए वेटनरियन अपने आप को महदूद सिर्फ वेटनरी नॉलेज तक ना करें। सोसाइटी के अंदर आपने अभी भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हमें मैथ वाला टीचर पढ़ाता था a² + b² क्या होता है, तो a² 2ab, और फिर जी ये तो ज़िंदगी में हमें कहीं काम नहीं आया कि यार ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है, घर में या उठने बैठने में या बस में चढ़ने में या सफ़र करने में, कहाँ पे ये फार्मूला लगता है। ज़रूरी नहीं है। इस वजह से कि आपकी जितनी भी उलूम है उसके साथ इश्क होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सिंसियरिटी आपको उस क्लास उस टास्क के साथ होनी चाहिए, और अगर आप टाइम ज़ाया ना करें और उसके ऊपर आप फोकस करें, क्योंकि आप ज़्यादातर आप फोकस स्टूडेंट आपकी ऑडियंस है, यस सर। तो इस वजह से मैं वही करूँगा कि जो आपको टाइम दिया जाता है ना उसको सिंसियरली आप करें। बस एक ही सक्सेस की जो की है वो सिर्फ यही है कि भाई आपको टाइम मिला है कि भाई ये इतने 6 महीने में, एक सेमेस्टर में आपने ये 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, दिल लगा के पढ़ें, और ये ना देखें कि टीचर ने इतना पढ़ाया है तो बस मैं इतना ही पढ़ूंगा, आगे क्यों पढ़ूँ। नहीं, आपकी जिम्मेवारी है पूरा पढ़ना, उसमें से जितना आ सकता है जो आपकी ज़हनी सलाहियत है वो अपनी, लेकिन ये ऐसा ऐसा ही आपकी ज़हनी सलाहियत इम्प्रूव होती है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये तो आप इस जगह पे पहुँच गए हैं इसलिए टीचर्स तारीफ़ करते हैं या दूसरे लोग भी। उसके अलावा जैसे सर मूलचंद माली के साथ मैं कल बैठा था, तो वैसे मैं उनके पास गया था आपके बैकग्राउंड पूछने के लिए कि सर कैसे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप उनके क्लास फेलो भी हैं। तो उन्होंने बताया कि आपकी ख़ास बात यह है कि आप ब्रिलियंट माइंड्स में जो है वो आते हैं, मतलब आप डिफरेंट चीज़ें भी करते थे जो स्टूडेंट सेम अमूमन करते रहते हैं, यहाँ आपकी पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होता था। तो आप अपने आप को डिफरेंट कैसे रखते थे दूसरे स्टूडेंट से? एक तो ये कि आपकी सबसे पहले तो जेनेटिक होती है, बैकग्राउंड आपके पेरेंट्स से जो आती है कि आपकी क्रिटिकल है। दूसरा आपका बचपन कैसे गुजरता है। मैं समझता हूँ अगर बचपन में जिसका जितना गांव में गुजरेगा वो आपकी लर्निंग कैपेसिटी और एनालिटिकल अप्रोच आपकी इम्प्रूव करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आप शहर में गुजारते हैं, अब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो उनको खिलौना चाहिए तो हमने जाके पैसों से खिलौना ले लिया। जब आप गांव में होते हैं तो खिलौना आप पैसों से नहीं ले सकते, आपके पास पैसे ही नहीं होते, सही बात है। तो आप खिलौना बनाते हैं, उसका टायर कैसे बनाना है, उसका ये करना है। तो ये जो एबिलिटी है बचपन से आपको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करती है, तैयार करती है। देखें जो ग्रेट माइंड्स हैं वो विलेज से आते हैं। रीज़न उसका ये है कि एक तो ये है कि रीजनिंग, दूसरा एनालिटिकल अप्रोच, और तीसरा अल्टरनेट्स। जब तक आपके पास, चलो आपके पास अगर वो टायर वाला व्हील नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं। अच्छा, एफिशिएंसी इससे आती है कि आपके पास अल्टरनेट्स हों, आपके पास प्लान ए नहीं काम कर रहा तो प्लान बी हो, प्लान सी हो, प्लान डी हो। तो जब आपकी बचपन ऐसे गुजरता है, उसके अलावा आपका जेनेटिक बैकग्राउंड वो है, फिर आप अपनी लाइफ के अंदर सीरियस हैं, सबसे पहले अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने आप को फोकस करते हैं, फिर बाकी दुनिया और फिर खुदा की तरफ रुजू करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाता है। मतलब वो जो एनवायरनमेंट है वो क्रिटिकल थिंकिंग को जी बिल्कुल डेवलप करता है। मैं खुश नसीब था, ऐसे नहीं है कि मैं आज मुझे लोग जानते हैं या तारीफ़ करते हैं। मैं समझता हूँ मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो इससे ज़्यादा फेमस था या मशहूर था, लोग प्यार करते थे। न सिर्फ यूनिवर्सिटी में जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं वो प्यार करते थे, लेकिन मैं समझता हूँ जितनी बैचेज़ हैं आने वाली और आगे और पीछे जितनी भी हैं, मैं खुद अपनी क्लासेस में मुझे शरफ हासिल है कि काफ़ी मायानाज टीचर मुझे खुद आके कहते थे कि आप खुद लेक्चर दें, हम बैठ रहे हैं। मैंने अपने क्लासेस में लेक्चर दिए हुए हैं। मैंने अपने हायर क्लासेस को भी, जब मैं 3rd ईयर में था तो मैं मास्टर्स के भी कुछ क्लासेस एंगेज करता था। माशाल्लाह। और जब मैं टीचर बना तो मैं समझता हूँ मैं वैसे फारिग नहीं बैठता था। देखें, अगर आप वैसे ही आज के 8 घंटे गुजार रहे हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप टीवी देख के, मोबाइल यूज़ करके, लेट के गुजारें, या उसमें आप अपने आप के जिस्म को, अपने दिमाग को, अपने आँखों को
आप कुदरत ने जो सलाहियत दी उसको बरूए कार ला के आप कुछ करें, तो ये आपकी चॉइस है। तो जितना करेंगे उतना, क्योंकि इल्म वो है जो जितना बांटा जाएगा उतना बढ़ेगा। उतना बढ़ेगा। तो हम जो ट्यूशन पढ़ाते रहे मैट्रिक से, मैं मैट्रिक में जब था तो मैं न सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट को, फर्स्ट इंटर वालों को ट्यूशन पढ़ाता था। जब इंटरमीडिएट में था तो मैं इंटरमीडिएट को भी पढ़ाता था और उसके अलावा बीए वगैरह का करता था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो उस ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स पढ़ाता अच्छा रहा। सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे मुझे सर जमील गांधी साहब ने बताया था, और वो अभी चेयरमैन है एनाटॉमी के, तो उन्होंने एक दफ़ा क्लास में बताया था कि आप पहले यहाँ पे लेक्चरर थे डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी में। तो जब आप वहाँ पे थे टीचिंग फील्ड में, फिर आपने पीएचडी की शायद जापान से या जर्मनी से की थी, तो वहाँ से फिर नॉन टीचिंग फील्ड की तरफ क्यों आए? उसका क्या रीज़न था? बेसिकली बुनियादी तौर पे मैं आज भी टीचर हूँ अगर मुझे देखे जाए, क्योंकि मेरी जो अप्रोच है जो थिंकिंग की या फिर डिलीवर की वो बेहतर मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता रहा तो उससे लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं ना तो आप हार्डली 20 से 30% जो है ना हज़म कर सकते हैं, और जब उसको लिखना शुरू कर दे हैं, कुछ पढ़ के फिर लिखना उसको शुरू करेंगे तो 60-70% आप उसके ऊपर अबूर हासिल करेंगे, आपको आ जाएगा। सही बात। लेकिन उस वही बात अगर किसी और को पढ़ाना या समझाना शुरू कर देंगे तो ऑलमोस्ट आप 90-99% आप उसको करते हैं। ये एक बहुत एक अच्छी पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ सब स्टूडेंट के लिए भी, कि जब किसी को आप सिखाते हैं ना तो आप बिल्कुल बाय हार्ट बाय माइंड जो है ना वो रहा। तो बेसिकली जब आप टीचर होते हैं, भले वो आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं या फिर कॉलेजेस में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को बेहतर समझते हैं तब जाके डिलीवर करते हैं, तो आपको वो चीज़ 99% आ जाती है। तो एक तो ये रीज़न है कि आप जब टीचिंग करते हैं तो आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ों को। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे मैं तो अभी भी टीचर अपने आप को समझता हूँ। यहाँ पे भी मैं एकेडमिक को नहीं छोड़ा हुआ मैं यहाँ पे लेक्चर देता हूँ, मैं डाओ में चला जाता हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी है, माजू है, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है। तो मैं लेक्चर देता रहता हूँ। मेरे पास अभी भी एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट काम करते हैं, ठीक है, तो उनको भी करता हूँ। लेकिन एक पीरियड था जब कुदरत मुझे चाह रही थी या मुझे काम करना था तो वो मैं एक लेक्चरर था, और उस टाइम मैंने भरपूर कोशिश की। उस ज़माने में जो मेरे स्टूडेंट थे तो कभी कभी तंग भी आ जाते थे कि सर आप तो 1 मिनट भी हमें नहीं छोड़ते, लेकिन आज वो मुझे प्राउडली बताते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया वो आज भी हमें याद है, बाकी हम भूल गए, और उसने हमारी क्या कहाँ हेल्प की। तो बीइंग ए स्टूडेंट आपको लगता है, लेकिन उस टाइम एक जज्बा हमें होता है कि यार मैं इनका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, ये अभी तो तंग हो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये है कि ये बाद में जाके वो उनको ये काम आएगा। तो फिर मैं बाहर चला गया पीएचडी करने, और जब पीएचडी की तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो उस टाइम ग्लोबल इशू था वो पेंडेमिक का था, और पेंडेमिक जो थी वो बर्ड फ्लू यानी वैक्सीन जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उसकी पेंडेमिक ड्यू है, वो अभी भी ड्यू है, कभी भी हो सकती है। तो यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे वैक्सीनेशन बैन है, एवियन इन्फ्लुएंजा H5 H7 इसकी बैन है। तो इनिशियली मुझे कैंसर का टास्क मिला, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रेक थ्रू किया तो मुझे हटाया गया। फिर मुझे टास्क मिला कि आप वैक्सीन बनाएं, अगर कोई पेंडेमिक आ जाती है। अब तो सब लोग जानते हैं कि पेंडेमिक क्या होती है, कोविड को हमने देख लिया। उस सूरत हाल में इतने लोग, मिलियंस ऑफ लोग मरेंगे तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी। नंबर 2, वेटनरी बैकग्राउंड आपका मेरा था, तो अगर ये बर्ड फ्लू की पेंडेमिक आ जाती है तो एट ए टाइम पे बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को तीनों को अफेक्ट करेंगी। हमने कोविड में देखा तो सिर्फ ह्यूमंस अफेक्ट हो रहे थे ना, और बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता बर्ड फ्लू की पेंडेमिक आ जाती है तो न सिर्फ बच्चे, बड़े, बूढ़े तीनों अफेक्ट होंगे, उसके साथ आपके एनिमल्स अफेक्ट होंगे। तो उसको कंट्रोल करना, उसको कन्फाइन करना कि अगर कोई बर्ड मर गया आपकी गली में या आपके घर की छत पे या आपके सहन में, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे आप? हम तो ह्यूमंस को डिस्पोज नहीं कर रहे थे। तो वो सीवियर पेंडेमिक ड्यू है। उस वजह से ग्लोबल एक चैलेंज था कि आप ऐसी वैक्सीन बनाएं जो एट ए टाइम पे इफेक्टिव हो, चिकन में यानी बर्ड्स में है, वो एनिमल्स में हो और ह्यूमंस में हो। तो कुदरत ने मुझे सलाह दी, मुझे ये शौक़ भी था, तो मैंने कोशिश की, और फिर ये वैक्सीन्स कोई तकरीबन मैंने वहाँ पे कोई 18-19 वैक्सीन बनाई, 103 वायरसेस जनरेट किए, और उसमें से 4 वैक्सीन कैंडिडेट जो है ना वो पास हो गई, और उसको वो पेटेंट होने जा रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे पीएचडी दे दें।
तो जब मैंने वो देखा, मैं वैक्सीन अच्छी तरीके से बना रहा हूँ और आज भी वो यूरोप पे चल रही हैं। पोल्ट्री पे मैंने टेस्ट कर ली थी, अब लार्ज एनिमल पे हो रही हैं, वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, इटली में और जर्मनी में उस पे ऊपर काम हो रहा है। अब बाकी ह्यूमंस के ट्रायल बाकी हैं और उसमें सारी कैपेसिटी है। मुझे टास्क ये था कि ऐसी वैक्सीन बनाए जो एट ए टाइम पे तीनों में इफेक्टिव हो। दूसरा, पर डे आप अगर आपको मिलियन डोज चाहिए तो 1 मिलियन, 10 मिलियन डोज, 50 मिलियन डोज, 100 मिलियन डोज बनाना आसान हो। और तीसरा ये प्रॉब्लम था उसमें कि मुझे टास्क था कि यार आप जब उसको वैक्सीन करें तो वो इतनी सेफ हो कि वो लाइव भी हो, डेड भी हो जाए और फिर फैले नहीं वायरस, क्योंकि वैक्सीन आपकी उस वायरस से बनती है जो बीमारी पैदा करता है। तो वो सेफेस्ट भी इतनी हो कि उसके लिए कोई बड़ी लेबॉर्ट्रीज नहीं चाहिए। एक छोटी सी लैब जो बायोसेफ्टी लेवल 1 या 2 की हो वो भी काम करे, यानी गरीब मुल्क भी बना सके, अमीर मुल्क बना सके। और पांचवा उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक हो कि डीबा हो, यानी जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये पता नहीं चलता कि आपका जो ब्लड पॉजिटिव आ रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या आपने वैक्सीन लगाई है उसकी वजह से हो। तो उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए कि नहीं 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 नहीं, जो पॉजिटिव आ रहा है वो वैक्सीन की वजह से आ रहा है, ना कि इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है। तो इस तरह के जो टास्क थे उस वैक्सीन में खूबियाँ होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी खूबियाँ उसकी अटेंड की और इसी तरह मेरी 4 वैक्सीन्स वहाँ पे अप्रूव हो गई। फिर वहाँ से यही था कि यानी कंपैरिजन बनता था कि मैंने टॉप किया वहाँ पे भी, लेकिन फिर भी हमारे जैसे कहीं ना कहीं वहाँ लोग मौजूद थे जो यूरोप में काम कर रहे थे। जब मैं लुक बैक कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा की डिफिशियंसी है और मेरे ऊपर एक अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान में जाके ये मैं मेहनत करूँ और वो वैक्सीन बनाऊँ ताकि कल हमारे जो जानवर हैं वो भी महफूज रहे और इंसानों के लिए जो हेल्प हो सकती है पब्लिक हेल्थ में वो मैं करूँ। तो जब मैं वापस आया पाकिस्तान में तो फिर भी टीचिंग करता रहा टनोजाम यूनिवर्सिटी में 1 साल तक, लेकिन वहीं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वापस अगर आया हूँ तो मुझे कोई काम करना है, कुदरत ने कोई चाहती है, क्योंकि मैंने बाकायदा वापस आने से पहले उम्रा किया था और यही थाट था कि मुझे क्या करना चाहिए। यूरोप में तो अच्छी जॉब थी मेरे पास और अच्छी खासी सैलरी दे रहे थे, पैकेज दे रहे थे, नेशनलिटी दे रहे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के वापस आना के लिए आपको कुछ डिसाइड करना होता है। तो फिर वो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि नहीं मुझे पाकिस्तान जाना है और वहाँ पे ये काम करना है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट लिखा चाइनीज़ असिस्टेंट्स के लिए साउथ चाइना यूनिवर्सिटी में, वहाँ से हमें इनिशियल असिस्टेंस मिल गई लेकिन बहुत लिमिटेड थी। तो मैंने थोड़े से इक्विपमेंट ले लिए, वो फिर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने दे दिए और फिर तब तक यहाँ से अपॉर्चुनिटी आ गई। वो कुदरत ने बनानी होती है कि सिंध गवर्नमेंट में ये वैक्सीन का इदारा था जो बहुत खसारे में जा रहा था और वो कोई क्वालिटी, कोई बड़ी अच्छी वैक्सीन नहीं बन पा रही थी और इसकी जो डायरेक्टर है वो 1 साल पहले छोड़ के चली गई कि भाई ये इदारा नहीं चल पाएगा। तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने मुझे रब्ता किया कि भाई आप, क्योंकि ये वैक्सीन का इदारा है और आपकी पीएचडी वैक्सीन्स में और इस तरह प्योरली वैक्सीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी पीएचडी नहीं है हमारे पास और हमें इस पोस्ट के लिए पीएचडी होल्डर चाहिए, तो आप 100% फिट हो तो आप सिंध गवर्नमेंट को ज्वाइन करें। उस टाइम मेरे लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन कम से कम मेरा इनर सेटिस्फाई था कि शायद कुदरत मुझसे यही काम लेना चाह रही है। टीचिंग तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है आपकी, वो आपको ट्रांसफ़र करनी होती है। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कैसे खूबसूरती से ट्रांसफ़र करता है और वो ब्रेन में, स्टूडेंट के दिमाग में बिठाता है। लेकिन मोर और लेस टीचिंग तो हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में जब कोई बंदा नहीं है और ये इदारा बंद हो रहा था तो फिर मुझे आना चाहिए। तो आपने सोचा कि जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ किया जाए, ऐसे नहीं छोड़ा जाए। तो क्योंकि वो मेरा पैशन भी है और मेरी एक्सपर्टीज़ भी है, ठीक है, तो जब पैशन और एक्सपर्टीज़ दोनों मिल जाए तो फिर मैं समझता हूँ, और फिर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली, तो फिर मैंने सिंध गवर्नमेंट के सामने रखा कि मैं डेपुटेशन पे या ऐसे नहीं जाऊँगा थोड़े टाइम के लिए, आप इस पोस्ट को अनाउंस करें थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस और मैं अप्लाई करूँगा, कंपटीशन करके फिर मैं आऊँगा। अच्छा सर, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो ये इंटरव्यू होगा वेटनरियंस देख रहे होंगे तो डेफिनेटली इंस्पिरेशन तो होती है। तो अब हम वेटनरी, ये तो आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में हो गया, अब वेटनरी फील्ड के बारे में बात करेंगे। ये जो वेटनरी फील्ड है इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये ज़्यादा अच्छी इसलिए है कि इसके अंदर डाइवर्सिटी है, दूसरे प्रोफेशंस के, आप बिज़नेस में भी जा सकते हैं, रिसर्च में, टीचिंग में और भी चीज़ें हैं। तो आप
इस वेटनरी को एज अ करियर कैसे देखते हैं, जो अभी वेटनरी में नहीं है और आपको देखते हैं, तो उनके लिए क्या आपकी सजेशन होगी? हमारी थोड़ी सी अप्रोच जो थॉट प्रोसेस है ना, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। लोग अपने पेशेंट से ज़्यादा क्या करते हैं, अपना कैरियर वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे पैसा मिल रहा है या रोज़गार मिल रहा है। अच्छा, मैं सिंपल सी बात करूँ आपको कि पहले आप उसका ना सोचें। जब भी जहाँ पे भी आप मेहनत करेंगे वहाँ से पैसा मिलेगा। भाई लोग तो कचरा उठा के भी पैसा कमाते हैं ना। सही बात है। ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आपको जो रोज़ी है वो सिर्फ एक जगह से मिलेगी या ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलेगी, ये स्टूडेंट को नहीं सोचना। सबसे पहला ये है कि आपका पैशन क्या है, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके लिए आप अपने आप को फिट करते हैं या नहीं समझते हैं, और उसमें अगर आपकी पैशन है तो आप चले जाएं। ये भूल जाएं कि ये कैरियर आपका है या नहीं है। तो अगर आपकी नेचर और आपका माइंड उस एप्टीट्यूड का है कि वाकई आप साइंस में जाना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, हमारे भी दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे पोएट थे या वो नावल लिखते थे, या कुछ लोग कंप्यूटर अच्छा जानते थे। डिफरेंट एक्सपर्टीज हैं उनकी। ठीक है। तो जो कुछ लोग जो है ना, वो ये है ना इस तरह के काम बहुत अच्छे कर लेते थे, लेकिन वो फिर भी वेटनरी कर रहे थे और वेटनरी में वो अच्छे नहीं थे। मतलब वो जिस लोगों को देख के उस फील्ड की तरफ आए, पर उनका वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी। वो एक्सपर्टीज नहीं, तो वो उनको नहीं आना चाहिए था। उनको आना चाहिए जो वेटनरी को बाकायदा बाय हार्ट बाय ब्रेन उनको लेना चाहते हैं, जो उनका एप्टीट्यूड है उस हिसाब से। तो उससे क्या हुआ, एक वो न प्रॉपर शायर बन पाए न प्रॉपर वेटनरियन बन पाए, तो बीच में ही रह गए। कुछ एक्सक्लूसिव केसेस है हमारे पास जो पोइट्री भी करते थे और वेटनरियन भी हैं, वो रेयर केसेस हैं। लेकिन अगर मैं समझता हूँ अगर वो चले जाते प्रॉपर आर्ट्स वाली साइड पे, लिटरेचर पे चले जाते, तो ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। वो ऐसा ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। और हमें नीड भी है इस मुल्क के अंदर। सबसे बड़ी ये बात है कि हम ये समझते हैं कि डॉक्टर बन जाएं, वो MBBS या वेटनरी या इंजीनियर बन जाएं या मौलाना बन जाए, बस ये 3 काम है। ऐसे नहीं है। सोसाइटी ग्रो करती है। जब आप एक विलेज को देखते हैं, एक विलेज के अंदर जब पुराने ज़माने में देखते थे तो उसमें लोहार भी था, कुम्हार भी था, उधर जो है वो कारपेंटर भी था, और उसके अलावा चरवाहा भी था, तो कसाई भी होता था, तो एक कपड़ा ऊनने वाला भी था। तो यानी हर चीज़ सोसाइटी को चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अभी DG आप सिया हैं और उससे पहले आप DG लाइव स्टॉक थे। तो जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया है बजट से एक दिन पहले, तो उसमें अगर आपने रीड किया हो तो एग्रीकल्चर के अंदर डिक्लाइन आया है, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं बढ़ी। पर उसका जो सब सेक्टर लाइव स्टॉक है, आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उन्होंने यही वहाँ पे हाईलाइट किया है कि यही एक सेक्टर है जिन्होंने इस एग्रीकल्चर को उठा के रखा है, वरना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। और इसी तरीके से अगर आप पोल्ट्री देखें तो 9% इस दफ़ा जो है वो ग्रोथ हुई है। इस तरीके से लाइव स्टॉक की भी अच्छी हुई है। तो लाइव स्टॉक को इतना प्रायोरिटाइज करके क्यों नहीं दिखाया जाता, और आप लाइव स्टॉक की कंट्रीब्यूशन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में कैसे देखते हैं? से पहले मैं पहले सवाल जो आपने किया था उसको भी कंप्लीट करूं। कैरियर जो हमारे यहाँ है अच्छा, वेटनरी का, तो अगर आप देखें 17 ग्रेड का वेटनरी ऑफिसर्स बनता है, किसी ज़माने में 16 था। सिंध के अंदर मैंने एक अमेंडमेंट की, कोशिश की कि आपको कैरियर आपको टॉप मिले। टॉप क्या होता है, ऑफिसर का ग्रेड 16-17 से स्टार्ट होता है, 22 होता है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध में 22 के 2 ऑफिसर होते हैं, एक होता है अपना IG पुलिस और एक होता है चीफ सेक्रेटरी। मैंने सोचा कि, और कुछ दोस्तों से भी मैंने सपोर्ट ली कि भाई हमारे पास कम से कम ये कैरियर वेटनरी के लिए भी 22 तक जाना चाहिए। अच्छा। और ये वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसके अंदर आपका मिलेगा। आप 17 ग्रेड में वेटनरी ऑफिसर बनते हैं, 18 ग्रेड में लेक्चरर बनते हैं। यस सर। ठीक है, 19 में सीनियर वेटनरी ऑफिसर बनते हैं, फिर 20 में आप डायरेक्टर जनरल बनते हैं। और जो DG स्याह है, जो ये पोजीशन है, ये 21 ग्रेड की है, डायरेक्टर जनरल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची, ये 21 ग्रेड की पोस्ट है। और जो यूनिवर्सिटी, ये मुझे एजाज़ था कि मैं आई एम फाउंडिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेकंड यूनिवर्सिटी का। उसके एक्ट मैंने ड्राफ्ट किया, फिर उसके रूल्स ड्राफ्ट किए, PC1 बनाए, बजट किए। कोई 3 साल 4 साल मैंने सेकंड यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया।
इनिशियल डेज में। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके एक्ट में मैंने ये कंडीशन रखी कि हु विल बी द वाइस चांसलर। वाइस चांसलर 22 ग्रेड की पोजीशन है, तो वो वेटनरियन जो पीवीएमसी रजिस्टर्ड होगा वो ही बन सकता है वाइस चांसलर, अदरवाइज कोई नहीं बन सकता। कोई नहीं बन सकता। तो यानी एक वेटनरियन के लिए पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन सिंध सूबे के अंदर, ग्रेड 17 से 22 तक विदाउट एनी ब्रेक आपका ग्रोथ है, और 22 आपका लास्ट होता है ग्रोथ जो सिविल सर्विस है उसके अंदर। अब हम आते हैं कि सेक्टर है, सेक्टर क्यों ग्रो नहीं कर रहा, वो नहीं। इसमें प्रॉब्लम जो है ना गवर्नमेंट्स का भी है और प्राइवेट सेक्टर का भी है। नहीं, बट गवर्नमेंट का overall रिलेटिवली ज़्यादा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता लाइफ। तो हाईलाइट की सिर्फ बात नहीं है। देखें, एक ग्रोथ होती है कि अगर आप और हम कंपैरिजन करें तो मैं अगर ग्रो करूंगा तो फिर वो एक अपेरेंट नज़र आएगा आपकी निस्बत। दूसरा तरीका ये है कि मैं ग्रो ना करूं और आपको मैं छोटा कर दूं, तो फिर मैं बड़ा नज़र आऊँगा। सही बात है। अब लाइव स्टॉक के अंदर ग्रोथ है, लेकिन ये स्टेटली वही रही है, 3%, 3.5%, 4%, 4.5%। हाईलाइट क्यों हो गया? रीज़न उसका ये कि एग्रीकल्चर नीचे चला गया, क्रॉप की फार्मिंग नीचे जा रही है। तो जब क्रॉप सेक्टर नीचे चला गया तो ये एक तो प्रोमिनेंट आ गया, दूसरा शिफ्ट हो गया लोगों के पास, क्योंकि एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक जो एक्टिविटी है वो रूरल इकोनॉमी की एक्टिविटी है। क्रॉप सेक्टर के अंदर आप 1.5 साल से आपको कोई सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही। आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादातर राइस के अलावा बाकी बंद है। गंदम आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का जो पहले सिस्टम था जिसके अंदर आपको सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट परचेज करती थी, वो गवर्नमेंट आपको परचेज नहीं कर रही। लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, बाइंग कैपेसिटी कि आपका ये आ जाए। तो क्रॉप सेक्टर ने लॉस बहुत किए, इस वजह से अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ नहीं आई। और कुछ लोग पैरेलल में जो कर रहे थे मिक्स फार्मिंग, एक लाइव स्टॉक भी है और वो भी है, तो क्रॉप सेक्टर ने डिलीवर नहीं किया तो उन्होंने लाइव स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। फिर एक नया ट्रेंड आया है जिसके अंदर लोग जो है ना वो अपनी इंडिजिनस ब्रीड को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। उसमें 2 रीज़न है। इंडिजिनस ब्रीड एक तो डिजीज रेजिस्टेंट है, दूसरा क्लाइमेट को वो कर लेती है। आज से 5 साल पहले देखें तो लोग क्रॉसेस पे थे और इम्पोर्टेड ब्रीड पे बहुत ज़्यादा थे। अब लोग इंडिजिनस पे आ गए, लेकिन उसमें क्रॉसेस, गोश्त जो वाले जानवर बहुत ज़्यादा पालने लगे हैं लोग। तो इस वजह से ये हुआ कि स्लॉटर हाउसेस पे गोश्त भी मिल रहा है, और उसके अलावा ईद उल अज़हा पे आपको एक किस्म का एक बोनस मिलता है, बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कराची आपकी अच्छी मार्केट है, अर्बन सिटीज सेंटर्स जो है आपकी अच्छी मार्केट है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ओवरऑल सेक्टर हाईलाइट नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी उजागर नहीं है। आज देखें पाकिस्तान के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 है रिटेल और होलसेल ट्रेड, कि जो आपके गली मोहल्ले में जो एक शॉप खुला हुआ है वहाँ से लेके आपका जो होलसेल का जो बड़ी मार्केट का ट्रेड होता है वो, और वो कंट्रीब्यूट करता है पूरे मुल्क के अंदर 17% टू द जीडीपी, और लाइव स्टॉक 15% जीडीपी कर रहा है। अगर होलसेल को अलग करें और रिटेल को अलग करें तो मैं समझता हूँ लाइव स्टॉक इज़ दी नाउ टॉप इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द जीडीपी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो नंबर 1 पे लाइव स्टॉक आ जाएगा। अभी नंबर 2 पे है ओवरऑल पूरी इकोनॉमी का नंबर 2 पे है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इसके ऊपर 0.5% ऑफ बजट एलोकेशन से भी कम है। 0.5 से ही जो सेक्टर आपको 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको आप अपनी एलोकेशन और इंटरेस्ट में 0.5% दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। लाइव स्टॉक के अंदर एक कैपेसिटी है, वो है मल्टीप्लिसिटी की। अगर आप इसमें 1 रुपया लगाएंगे तो इन रिटर्न वो आपको 10 रुपया देगा। कैसे? इन फार्म आपके फार्मर को सिर्फ 10 रुपया नहीं मिल रहे हैं, इसमें मिडिल मैन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आपका दूध ही है, दूध वाला है, फिर मावा, खोवा, दूध पीने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर, तो पूरी इकोनॉमी का पहिया चल जाता है। गोश्त के केस में भी ऐसा ही है कि तो अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे लाइव स्टॉक के अंदर तो 10 टाइम आपको इकोनॉमी में उसका रिजल्ट मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 0.5% अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो लाइव स्टॉक सेक्टर में, फिर भी 15% दे रहा है। अच्छा, आपके मुताबिक आइडियल कितनी होनी चाहिए स्पेंडिंग? मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो जो हमारी पॉलिसी भी, जो मैंने एक सेक्रेटरी था पॉलिसीज बनाने का और उसमें सपोर्ट किया, मिनिमम आपको 10% कम से कम लाइव स्टॉक के अंदर आपको आना चाहिए मिनिमम। तो फिर आप जाके इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं लाइव स्टॉक के अंदर, जिस तरह ब्राज़ील है अब लीड कर रहा है, और लाइव एनिमल में ऑस्ट्रेलिया है, या फिर तीसरे नंबर पे अमेरिका है,
इससे आप कॉम्पीट कर सकते हो। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे हम लाइव स्टॉक पढ़ते हैं, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक कि हमारे पास पाकिस्तान में अगर 7 एनिमल्स हैं और यूएस का सिर्फ 1 एनिमल है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी सेम है। मतलब इतना डिफरेंस आ गया है। तो प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, उसके पीछे 3 से 4 रीजंस जो हैं उनको हाईलाइट करें। कौन से रीजंस है जिनकी वजह से हम इतनी प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं? देखें, 3 से 4 रीज़न मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि इनब्रीडिंग हो गई। इनब्रीडिंग। ठीक है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे कोई फोकस नहीं रहा, न गवर्नमेंट का रहा। जो पहले गांव देहात में ख़ानदान पालते थे, ये ब्रीड जितनी बनी है वो किसी न किसी फैमिली से एफिलेटेड है, उनके पास भी वो नॉलेज और शौक़ नहीं रहा और फिर उन्होंने भी इनब्रीडिंग की तरफ चले गए। एक गांव के अंदर एक बुल है, वो सबको सर्विस दे रहा है, ठीक है, और फिर उसकी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको भी वो सर्विस दे रहा है, तो इनब्रीडिंग हो गई। पहले ऐसे नहीं था, पहले गवर्नमेंट के या तो बुल होते थे या फिर हर फार्मर अपने जानवरों के लिए रखता था, फिर वो एक्सचेंज हो जाता था। अब ऐसे नहीं है। एक तो इनब्रीडिंग हो गई बहुत ज़्यादा, साइंटिफिक वे से हमने उनको लेके नहीं चले ब्रीड को, या कोई भी बुल मिल गया, कोई भी मेल मिल गया, उसके साथ क्रॉस कर दिया। हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई डेयरी के अंदर खुसूसन कि इसकी माँ कितना दूध देती है और बाप की माँ कितना देती थी, वो फिक्र नहीं है उसको। 50% आपका जेनेटिक पोटेंशियल आता है बाप से, 50% आता है मदर से, फिर डोमिनेंट जीन और फिर उसकी अलग बात होती है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि लोग ये समझते हैं कि अगर माँ अच्छी है तो उसकी बेटी अच्छी होगी, लेकिन ये नहीं देखा कि माँ को क्रॉस किससे कराया है, बुल कौन सा था। इंसानों के अंदर अगर आप देखें तो वो नस्ल चलती है मेल के थ्रू कि यार फलां का बेटा है, फलां का दादा था, परदादा था। तो ये एनिमल में भी इस तरह होना चाहिए। मतलब पहला रीज़न तो ये हो गया साइंटिफिक चीज़ें चीज़ पे नहीं हो रहा। दूसरा रीज़न ये हो गया कि हमने क्या कर दिया कि हमें एक पुश मिला आज से 10 साल पहले कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और फिर हमारी जो प्लानिंग है लाइव स्टॉक के बारे में बहुत वीक है। हमने क्या कर दिया, हमने ये कर दिया कि लोगों को आज भी ये पता है कि हमें फ्रेश दूध चाहिए जो घर में हम बॉयल करें और बॉयल करने के बाद पी लें फिल्टर करके। उसकी वजह से हुआ ये कि एक प्रेशर आया सिटीज़ में, और लोगों ने क्या किया कि जानवर को मूव किया पेरी अर्बन एरियाज में, कैटल कॉलोनीज बन गई शहरों के सराउंडिंग में, बड़े बड़े शहरों के सराउंडिंग में। दुनिया क्या करती है, दुनिया करती है कि रूरल एक्टिविटी रूरल में रहे, अर्बन एक्टिविटी अर्बन में रहे। सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से लेके, सर्विस सेक्टर से लेके इंडस्ट्रीज जो है वो अर्बन का हिस्सा है, और एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक फार्मिंग वो हो गई हमसे एक बहुत बड़ी गलती। एक पॉलिसी लेवल पे शिफ्ट हो गया। हमने क्या कर दिया कि हमने वो गाँव वाली एक्टिविटी शहरों में ले आए। तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि आपने क्या करना है कि 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए आपको कम से कम 200-300 लीटर पानी का तो चाहिए ना, जो जानवर को पिलाना है। उसके अलावा घास चाहिए, 1 लीटर पैदा करने के लिए कम से कम 4 किलो 5 किलो घास चाहिए। हमने क्या किया कि वो गांव देहात से पानी भी मूव किया, घास भी मूव किया, रॉ मटेरियल भी मूव किया, लेबर भी गांव का ले आए, पूरे रिसोर्स लेके आए। तो उस पर हुआ ये कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये आ गई। अगर ये देहात में रहने देते दूध जिस तरह दुनिया करती है, और सिर्फ दूध का लीटर वो ले ट्रांसपोर्ट करते थे शहरों में, तो 1 लीटर दूध का शहरों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 से 3 रुपया चाहिए। हम क्या करते हैं, 5 किलो अगर घास मूव करते हैं तो उसके ऊपर 6 रुपया 8 रुपया 10 रुपया ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है। हम जब पानी मूव करते हैं दरियाओं से मोड़ के शहरों पे ले आते हैं वाटर सप्लाई के थ्रू, उस पर अलग खर्चा हो जाता है हमारा। और हम अगर ये देखते हैं कि जो बाकी रॉ मटेरियल है और जानवर मूव करते हैं उसके ऊपर अलग खर्चा आ जाता है। तो बजाय कि जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट है हम शहरों में मूव करें, हमने क्या किया, सारा रॉ मटेरियल यहाँ ला के और यहीं किया। तो एक तो वो एक्सपेंसिव हो गया। तो दूध की जो अभी भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फार्मर के बारे में नहीं है। दुनिया के अंदर देखें तो दुनिया आज भी ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया का मिसाल ले लें, अमेरिका मिसाल ले लें, तो 1 लीटर दूध पैदा करने में हमारे से आधी कास्ट में वो प्रोड्यूस करते हैं। यूरोप आधी कास्ट में प्रोड्यूस कर रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम ये आ गई हमारी कि हमारी पॉलिसी शिफ्ट हो गई, क्योंकि लोगों को हमने अवेयर नहीं किया कि जो दूध गाँव देहात में बन के ठंडा होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इक्वली गुड है या बेहतर है उससे जो आपको फ्रेश दूध मिल रहा है। आप घर में भी तो बॉयल कर रहे हैं ना, तो पास्चुराइज होके गाँव से अगर वो आ जाए तो और बेहतर है।
वो हम कन्विंस नहीं कर मतलब ये पाए। दूसरा मेजर रीज़न हो गया साइंटिफिक के बाद। तीसरा ये है कि जब शहरों के अंदर आपने एक गाय को रख रहे हैं तो बहुत खर्चा है। अगर Expense भैंस को और- रख रहे हैं आप गांव के अंदर तो वो घूम फिर के आ गई, आप ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्रॉप रेजिड्यू पे चल रही है, जो कैनाल में पानी है जो जाता है क्रॉप को, वहाँ से थोड़ा पानी पी लिया उसने, बैठ भी गई उसमें, ठंडा हो गई, क्लाइमेट रेजिलेंट भी है, और बंदा दरोने उस पर खड़ा रहे, और घर में अगर वो लेडी है तो उसने चुआई कर दी उसकी, तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे ये कि हर चीज़ को ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो उसका बछड़ा है, एक तो हम अच्छी नस्ल की पंजाब से सारे जानवर यहाँ ले आए, कराची में, हैदराबाद सराउंडिंग में, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन उसका बछड़ा जो है ना वो हमने वहाँ पे ही ख़त्म कर दिया। बछड़ा पालने में हमें बहुत खर्चा आ रहा है। तो क्या ये किया कि लोगों ने क्या किया कि जैसे ही वो माँ ले आए तो उसका बछड़ा या तो गांव में छोड़ के आए, 2-3 दिन का था वो वहीं मर गया। अगर शहरों में आके वो बना तो अब एक नया ट्रेंड है कि ये बछिया का बच्चा है या बछिया का गोश्त है, तो वो 6 दिन 7 दिन 8 दिन का क्या हुआ कि जानवर हमने जो छोटा बच्चा है उसको ज़बह करके खा गए। कुदरत का एक निज़ाम था जो यहाँ पे चल रहा था सदियों से, कि हमारे जानवर आम तौर पे 7 मरतबा 10 साल की उम्र में 7 मरतबा बच्चा देते हैं, 7 मरतबा दूध देते हैं। हम क्या करते हैं कि उनको 7 मरतबा चांस देने के बजाय, और आम तौर पे 7 बच्चों में से 4 फीमेल होती थी और 3 मेल होते थे। 3 मेल थोड़ा आगे जाके बड़े होके हम उसको ज़बह करते थे, उसका गोश्त खाते थे या एक आधा ब्रीडिंग में यूज़ करते थे। फीमेल में से ये होता था कि 4 फीमेल उन्होंने दे दी, एक अगर ज़बह हो गई, एक कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से मर गई या नॉन प्रोडक्टिव हो गई, कम से कम 2 फीमेल हमें मिल जाती थी। तो उसे ये हुआ कि एक फीमेल गाय या भैंस मरने से पहले 2 बेटियां वहाँ पे दे के फिर मरती थी, और 7 मरतबा दूध दे के मरती थी, और 7 बच्चे दे के मरती थी, जो आधे से ज़्यादा हम गोश्त में इस्तेमाल करते। तो एक सिस्टम था। अब हुआ ये कि अच्छे नस्ल की गाय भैंस आ गई शहरों में, आपने क्या किया कि उससे 1 मरतबा दूध लिया, उसका वो बच्चा भी आपने ज़बह कर दिया, और जो उससे आगे जाके 6 और बच्चे देने थे, 6 मरतबा दूध देना था, बजाय को गाय भैंस को रख के उसको रीब्रीड करते, हमने उस माँ को भी ज़बह कर दिया। तो उससे ये हुआ कि अच्छी नस्ल की जो गाय थी उसकी न हमें औलाद मिली भैंस ही, न वो खुद मिली क्योंकि हमने उसको भी ज़बह कर दिया, उसके बच्चों को भी खा गए। तो जो बाकी जो लो लेवल की लो प्रोडक्टिव जानवर थे वो रह गए वहाँ पे, जो गांव देहात में रह गए। एक तो इनब्रीडिंग ने तबाही कर दी, फिर ये हमने काट काट के खा गए अच्छी नस्ल की। और तीसरी बात यह कि गवर्नमेंट की लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट है ब्रीडिंग के और रिसर्च के ऊपर। यूनिवर्सिटीज़ की तरफ सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, और प्रैक्टिकली जो इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में बहुत लिमिटेड रही है आज भी। देखें कोई भी सेक्टर ग्रो करता है उसमें या तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आए, या फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे। लाइव स्टॉक सेक्टर की बदनसीबी है कि यहाँ पे तीनों में से कोई भी उतना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। सबसे पहले ये था कि 18th अमेंडमेंट से पहले 23 अरब रुपया प्रोजेक्ट, ये 2011-12 से पहले 23 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट के लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बजट होती थी। तो सूबे को 3-4 अरब चीज़ों प्रोजेक्ट की सूरत में कुछ ना कुछ मिल जाता था। और खुद लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की उस टाइम बजट जो थी वो कम से कम जो थी वो डेवलपमेंट बजट 4.5 अरब थी। ठीक है, तो 4.5 अरब ये मिला के और फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मिला के कोई 7-8 अरब उस जमाने में बनते थे। 8 अरब उस जमाने के, आज के 80 अरब है। अच्छा, इन्फ्लेशन की वजह से। अब 18th अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि फेडरल ने सारे काम हमें दे दिए, लेकिन पैसे वहाँ से कम डिपार्टमेंट को लाइव स्टॉक को नहीं मिले। उल्टा ये हुआ कि हमारी जो डेवलपमेंट बजट थी जो 4.5 अरब थी वो भी कम हो गई। वो कम होके 3.5 अरब पहले बनी, फिर 3.25 अरब बनी, फिर 2.25 बनी, फिर 2.4 बनी, फिर 1.9 बनी, 1.7 बनी, 1.1 बिलियन बनी जाके। अब अल्लाह करके कुछ कंट्रीब्यूट करके 2.5 अरब पे पहुंची है। तो आज का 2.5 अरब उस जमाने का 200 मिलियन यानी 20 करोड़ के बराबर है। बिल्कुल कम हो गया। तो दोनों तरफ से हमने सुकेड़ लिया है। तो ये हुआ कि हमारी जो डेवलपमेंट है इस सेक्टर के अंदर, जो बजटरी एलोकेशंस फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे थी, वो हमने डबल ब्लो कर दिया। तो फेडरल से भी अब कुछ नहीं आ रहा और प्रोविंशियल बजट भी हमारे ख़त्म हो गई। तो प्रोविंशियल नीड्स को कैसे मीट करें? अगर डिपार्टमेंट को एक टास्क मिलता है कि आप ब्रीड भी इम्प्रूवमेंट करें, आप उनकी हेल्थ भी देखें, लोगों के जो जानवर हैं उनको फिर बीमारी से बचाएं भी, फिर फ्लड आ जाए, कोई ड्राउट आ जाए, उसमें इमरजेंसी में भी देखें,
लेकिन बजट इतनी है लिमिटेड कि आप कुछ भी काम नहीं कर पाते। मतलब फाइनेंशियली साउंड होना ज़रूरी है डिपार्टमेंट। तो एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी 0.5% से कम है लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर, कम से कम 10 तक होनी चाहिए। कम से कम 10% होने चाहिए। नंबर 2 आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फंडिंग करें, जिस तरह बैंक्स हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, वो करें। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि बैंक कहती है कि नहीं लाइव स्टॉक तो कोलेटरल है नहीं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, ना 7 फार्म पे है। आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक कहेगी भाई आप ज़मीन के कागजात दें तो हम आपको लोन दें या घर के दें। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि 91% फार्मर जो है हमारा वो है 1-2 गाय बेस वाला बंदा, और उसमें से भी 89% जो फार्मर है उनके पास लैंड है ही नहीं। तो 89% तो अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी सेक्टर का अगर 89% पॉपुलेशन या कंट्रीब्यूटर या जो एजेंट है वो लोन में बैंक में कहीं पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अप्लाई नहीं कर सकते, तो कहानी तो वहीं पे खत्म हो गई। सेक्टर कैसे करेगा? 11% पे तो नहीं खड़ा होगा। सही बात है सर। फिर जो रिमेनिंग 11% है वो भी लोन इस वजह से ले सकते हैं कि वो उनके पास ज़मीन है। जब आप ज़मीन पे लोन लेंगे तो आप ज़मीन पे खर्च करेंगे, लाइफ स्टॉक पे क्यों करेंगे? तो यहाँ पे ये होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी उस तरह नहीं कंट्रीब्यूट करें। हाँ, एक तरह से अभी कोई अवेयरनेस आई है 4-5 सालों से, माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू हो गई है लाइफ स्टॉक के ऊपर, बट एक ओवरऑल बड़ी स्केल पे उतना काम नहीं है। तो यानी आपकी बैंकिंग सेक्टर भी आपको नहीं पैसे दे रहा, गवर्नमेंट सेक्टर से भी पैसे नहीं आ रहे हैं। अब रहा प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग एक तरह से सस्टेनेबल वे से नहीं है, वो एक डाउटफुल वे से है। कुछ लोग समझते हैं कि टैक्स हेवन है, इस वजह से थोड़े पैसे इसमें लगा देंगे। कुछ लोग समझते हैं कि भाई ये सस्टेनेबिलिटी है कि चलो आपका क्रॉप काम नहीं कर रहा तो लाइफ स्टॉक कर जाएगा, एक तरह से एक रिस्क कवर है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं ये इंश्योरेंस है। कुछ लोग समझते हैं कि चलो यार हमें कुछ नहीं आता तो कम से कम लाइफ स्टॉक ही, मतलब वो रिलायबल नहीं है इतनी। तो उस तरह से तो प्राइवेट बंदे भी वो उस तरह के अपफ्रंट नहीं होते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में था 2017 में, तो वहाँ पे आप अब देखें कि उस ज़माने में जब मैंने कहा कि एक एवरेज फार्म को मैं विजिट करूँ, 700 गाय थी और 700 एकड़ का फार्म था। 3 बंदे वहाँ पे काम करते थे, 3 बंदे। एवरेज प्रोडक्शन उस फार्म की थी 32 किलो पर एनिमल, ठीक है, मिल्क की डेली। और उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 27 सेंट, यानी उस टाइम 99 रुपया या 100 रुपया $1 था ऑस्ट्रेलियन। तो 27 रुपये उस टाइम वो प्रोड्यूस कर रहा था दूध, और 42 सेंट में यानी 42 रुपये वो बेच रहा था, और फिर वो प्रोसेसर लेके प्रोसेस करके फिर मार्केट में या घरों में देता था। तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास 700 गाय हैं तो एक गाय के ऊपर 15 सेंट मुझे रोजाना मिल रहे हैं। सही बात है। तो मुझे पता है ना कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा और अच्छा बिजनेस है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बहुत हाई है, मार्केट रेट आपको उतना मिलता नहीं है। आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर शहरों में देखें तो ये 200 रुपये 210 रुपये आ गई है, गाँव देहात में देखें तो वो भी 100-150 रुपये पे आ गई है। जो बड़े प्रोसेसर हैं वो आपको 150 से ज़्यादा रुपया देना नहीं चाहते। अब कौन बेवकूफ़ आदमी है जो अपने बहुत बड़े पैमाने पे फार्म लगाएगा और उसमें पैसे लगाएगा कि आपको 200 रुपये में दूध बनाए और 150 रुपये में बेचें? सही बात है, वो अपने प्रॉफिट्स देखेंगे। तो सिर्फ गोश्त वाली साइड पे थोड़ा बहुत रह जाता है कि वो लोग उसमें देखते हैं कि भाई चलो खूबसूरती की वजह से या शौक के तौर पे। तो एज अ सेक्टर को जब ग्रो करना है तो आपको एक पूरी ओवरऑल पॉलिसी तब्दील करनी होगी। मतलब लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई ये रूरल की एक्टिविटी है। अब रूरल में अगर आपने लाइफ स्टॉक भी निकाल के शहरों में ले आए तो फिर बचा क्या? उनके पास क्रॉप बचा। अब क्रॉप तो ये है कि आप एक मन अगर गंदम का बनाते हैं वो आपके 3,000 लग जाते हैं और आप उसको 2400 रुपये में बेच रहे हो। और चीज़ें भी इंटरलिंक्ड हैं क्रॉप के साथ, क्योंकि वो फीड भी वहाँ से एग्जैक्टली। तो हुआ ये कि फिर लोगों को गाँव देहात में रहने के लिए कुछ बचा नहीं, तो इस वजह से हमारे शहर बहुत बड़े होते रहे और वो मैनेजेबल नहीं है। तो ओवरऑल सोसाइटी हमारी बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। इस वजह से हमें ये सोचना है कि हमें क्लस्टर्स बनाने हैं, रूरल एक्टिविटी रूरल में करनी है, और लाइफ स्टॉक के ऊपर ना सिर्फ बजटरी एलोकेशंस बढ़ानी है लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी इंकरेज करना है कि आप लैंडिंग करें। आज भी आप देखें, अगर आप देखेंगे 7% मिनिमम है एग्रीकल्चर लोनिंग हर बैंक के लिए, और 7% में से भी लाइफ स्टॉक को तो उसमें क्या मिलता होगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप पेपर उठाएं तो सबसे बड़ी लोनिंग एग्रीकल्चर पे भी कराची, हैदराबाद, सक्खर शहरों में है। शहरों में कौन सा एग्रीकल्चर है या लाइफ स्टॉक है? तो यानी वो 7% भी हमारी इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो ये तो बहुत वसी टॉपिक है जो मैं समझता हूँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं या गवर्नमेंट लेवल पे उनको सोचना चाहिए और फिर एक फ्यूचर विजन बनाना चाहिए कि इस तरह महदूद वसाइल के साथ भी अगर लाइव स्टॉक आपको इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है
कि वो 15% जीडीपी में डायरेक्टली आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पाकिस्तान का होलसेल और रिटेल ट्रेड को अलावा सबसे बड़ा सेक्टर ये बन रहा है। तो आप इसको प्लानिंग करें, इसके साथ विजन करें, इसके साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी ले आएँ, लोगों में अवेयरनेस भी पैदा करें, और उसके अलावा आप एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, सही बात है। ताकि लोगों की लाइवलीहुड भी बन जाए और एक सेक्टर एक ग्रो करे, हमारी और फिर economy जाके भी आपके वेटनरियंस जो इतने बनते हैं तो उसके भी लिए रोजगार का मौका। इवन हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली देखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी 15% जीडीपी दे रहा है ना। यस सर। अगर आपकी 0.5% इन्वेस्टमेंट पे मेरे और 1% बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर अगर आप 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर आप 10% करेंगे अपनी बजट का, तो आप इमेजिन करें कि लाइफ स्टाक क्या मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूट 25 से तो क्रॉस हो जाएगा। डेफिनेटली। यस सर। अच्छा सर, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आपके पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जो यंग स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वेटनेरियंस जो मेरे दोस्त हैं या जो अभी डीवीएम पढ़ रहे हैं, लास्ट में आपकी पूरी लाइफ में से क्या कुछ लाइफ लेसन्स होंगे जो आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, लेसन्स ये हैं कि बेटा, जो आपको टाइम मिल रहा है ना, उसके साथ सिंसियरली, मिसाल के उधर क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है ना, तो वो क्लास अटेंड करें। अगर आप प्रैक्टिकल हो रहा है तो प्रैक्टिकल अटेंड करें, और आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें। सीखेंगे तब जब खुद करना शुरू कर देंगे, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि जो टाइम पढ़ने का है वो पढ़ने को दें, जो खेलने का है खेलने को दें, जो खाने का है खाने को दें। थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन लाएं। और अगर आप ये सोचते हैं कि जब पेपर होंगे तब पढ़ेंगे, तो पेपर के लिए पढ़ना जो है ना, वो आपको ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। इस वजह से लेसन्स यही है कि सिंसियरली मेहनत करें और अपने टाइम को कंज्यूम करें उस हिसाब से जो आपको डेडिकेटेड है। आपके पेरेंट्स आपको भेजते हैं, आप हॉस्टलों में रहते हैं, वो हॉस्टलों का खाना आज भी मुझे याद है कि किस किस्म का खाना है, आप वो खाते हैं। जब इतना सेक्रीफाई करते हैं, आप जवानी के दिन देते हैं, जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव लाइफ के हिस्सा है, और उसमें भी आप खेल कूद में या हंसी मजाक में वो टाल दें और पढ़ाई पे कम ध्यान दें, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप से के साथ जाती है, पेरेंट्स के साथ जाती है, और इस मुल्क और कौम के साथ जाती है। इस वजह से मैं चाहूँगा कि आप भरपूर टाइम आप अपनी स्टडीज़ में दें। पोजीशंस होना रहना आना जाना नहीं है, लेकिन वर्थ ये है कि आपको आता कितना है और आप कंज्यूम कितना करते हैं। और बाकी जब आप पास आउट होके जब सोसाइटी में आएंगे, तो इस मुल्क को, धरती और इस सोसाइटी को आप रिटर्न में क्या देते हैं, वो मानी रखता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। आई होप ये जो कन्वर्सेशन होगी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी स्टूडेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।